सभी को प्रणाम। वैसे 2012 से संजीव पुनालेकर सर के संपर्क में हूँ। जब जब मैं बदलापुर से वीटी स्टेशन उतरता था, मेरे ऑफिस जाने से पहले संजीव सर का ऑफिस लगता था। संजीव सर के ऑफिस में जाने के बाद जैसे एक रिचार्ज होता है, बूस्टिंग मिलता है, वैसे हमेशा होता था। इसीलिए वहाँ पे आना जाना चलता ही रहता था। कोई भी टेंशन है, कोई भी चीज़ है, प्रोफेशन में कुछ प्रॉब्लम है, तो संजीव पुनालेकर यह एक स्टॉप है जहाँ पे सब हमारी समस्या नील हो जाएगी, ऐसा था। उसके बाद कुछ दिनों बाद मेरी यूनियन ऑफ इंडिया पे अपॉइंटमेंट हुई एज अ एडिशनल पब्लिक प्रोसिक्यूटर। और फिर ये सब केस हुई जिसमें संजीव सर का भी उसमें नाम आया, उनको अरेस्ट किया। और उस दौरान जब मैं यूनियन ऑफ इंडिया पे था, उसी दौरान मीडिया में ये सब पढ़ रहा था, अपने लोगों से जान रहा था, समझ रहा था कि क्या चल रहा है। लेकिन अचानक से पता चला कि अभी जो कोर्ट है वो कोर्ट को अभी बहुत जल्दी है और केस ख़त्म करनी है। जो मेरा स्पेशलाइज है, तो मैंने संजीव सर को पूछा कि सर ट्रायल कौन चलाने वाला है, तो संजीव सर ने बोला ये क्या पूछ रहे हो, आप ही चलाने वाले हैं। मैंने रिज़ाइन कर दिया यूनियन ऑफ इंडिया से, क्योंकि संजीव सर जिनको देख के, जिनको सुन के समझ के इतना सब हम सीखे, उनके लिए कुछ करने का चांस था और अपने विचारों के लिए कुछ करने का चांस था। जब कोर्ट में शुरू में मैं गया तो कई सालों से वीरेंद्र, संजीव सर जाते थे, बाकी लोग थे, मृणाल थी, स्मिता थी, लेकिन किसी को पता नहीं था। सब लोग पूछ रहे थे भाई ट्रायल कौन चलाने वाला है, कौन आने वाला है, कौन सीनियर आने वाला है। और जब उनको जब कंप्लायंस हो गया तो जज साहब ने कहा, सितंबर 2021 में कंप्लायंस हुआ, जज साहब ने कहा कि मार्च तक मेरे को ये केस ख़त्म करना है। और एक बार जज साहब कहते हैं कि हमको ये 6 महीने में ख़त्म करना है, दूसरी जगह पे कहते हैं कि ये जो 70 विटनेसेस की लिस्ट है, सरकारी वकील वो 20 विटनेस की लिस्ट सिर्फ कंप्लायंस में 30 विटनेस कर देता है। उसके बाद जो पूरे डॉक्यूमेंट है वो भी कंप्लायंस में नहीं देता है, और बहुत स्पीड से चलाने का उनका ये सब कोशिश हमको दिखता है। तो हमको ध्यान में आ गया कि इसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने तय किया है, और थोड़ा सा बाकी केसेस जैसा ये केस नहीं है, थोड़ा अलग केस है। जब ये केस स्टार्ट हुआ तब तक मैंने लगभग 100-125 सिर्फ मर्डर ट्रायल मैंने चलाए थे। ट्रायल लॉयर हूँ, हाईकोर्ट बहुत रेयरली जाता हूँ। जब पहला विटनेस उसमें आया और उनको पता चला कि भाई उसी दिन से मेरी एंट्री उसमें हुई, तो उनको पता चला कि ये इतना इजी नहीं है। और एक बताने जैसी बात ऐसी है कि इस केस में संजीव सर उंगली पे गिनने जितने समय भी संजीव सर को आना नहीं पड़ा, क्योंकि हम लोग वहाँ पे सब थे, इतनी सारी टीम यहाँ पे थी। लेकिन जब डिस्चार्ज एप्लीकेशन रिजेक्ट किए तो उसकी ऑर्डर अपलोड हुई नहीं, वो हमको चैलेंज करना है या नहीं ये पूछा नहीं गया। तुरंत कंप्लायंस के लिए केस रखा गया और विटनेसेस बुलाए गए। इस केस में जो एसआर सिंह थे, जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे, जिनको राष्ट्रपति पुरस्कार दिया गया है, एसआर सिंह का एविडेंस इसमें शुरू हुआ। इसमें तारीख बताने जैसी है कि जैसे उन्होंने कहा था कि मार्च 2022 तक हमको ख़त्म करना है, लेकिन पहला विटनेस स्टार्ट हुआ अक्टूबर 2021 को और आखिरी विटनेस इसमें हुआ सितंबर 2023 को। जब एसआर सिंह इसमें एज ए विटनेस आने वाले थे, उसी के पहले जज साहब को पता चल गया कि अभी जो वैकेशन आएगा उस दौरान उनकी ट्रांसफ़र होने वाली है। तो पहले जो 70 विटनेस की लिस्ट थी, जो 30 करके उन्होंने कंप्लायंस में दी थी, और बाद में उन्होंने 20 को ही क्लोज करने का तय कर लिया। यानी ऐसे लग रहा था कि पूरा सेट हो गया है कि बस आप 20 विटनेस लाओ या 2 विटनेस लाओ, हमको क्या करना है हम कर लेंगे। जब एसआर सिंह बॉक्स में आए, यानी जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, इस केस के मेन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, जिनके बारे में आप सबने पढ़ा होगा कि हर तारीख को जब हाईकोर्ट का मॉनिटरिंग चल रहा था, हर तारीख का कुछ ना कुछ सील इन्वेलप देते हैं। सील इन्वेलप देख के जज साहब, हाईकोर्ट जज कुछ ना कुछ उस पर बात करते हैं, वही सब मीडिया में आता है। तो
एक लॉयर की तौर पे अगर देखा जाए तो जो लॉयर उनको पता होगा कि जब पीसी की पुलिस कस्टडी की स्टेज रहती है, जब मैजिस्ट्रेट कस्टडी की स्टेज रहती है, जब बेल की स्टेज रहती है, जब कोई मॉडिफिकेशन रहता है, उस सब वक्त कोर्ट का डिस्क्रिशन होता है। लेकिन एक दिन लॉयर का आता है जब विटनेस बॉक्स में होता है, तब कोई डिस्क्रिशन उनका चलता नहीं है। जो रिलेवेंट है, जो एडमिसिबल है, वो आपको लेना ही है। और इसी तरह ये अपना जो हमारा जो पहले विटनेस से लेके पूरा जो सफ़र शुरू हुआ, उस सफ़र के दौरान जब 2 दिन एसआर सिंह का जो चिप ख़त्म हुआ, उसके बाद एसआर सिंह ने एक कुछ पेजेस का बंच उनके हाथ में था, जो पेजेस रेफ़र करके वो एविडेंस वो दे रहे थे। हमने कहा कि ये ठीक नहीं है, उनको चार्जशीट रेफ़र करनी चाहिए, वो देख के बताना चाहिए। कोर्ट ने कहा मैं परमिशन दे रहा हूँ, ठीक है। हमने कहा ठीक है, रिकॉर्ड कीजिए, और वो हो गया। ईच एंड एवरी वर्ड्स उन्होंने देख के उसमें बताया और कोर्ट ने एज इट इज़ लिखा। जब क्रॉस के लिए हम खड़े हुए, मैं खड़ा हुआ क्रॉस के लिए, तो सडनली पता चलता है कि जो बंच देख के उन्होंने एविडेंस दिया था वो कागज़ पूरा गायब है। देखिए, कोर्ट पूरा भरा हुआ था। जैसे अभी किसी ने कहा कि ये केस सुनने के लिए पूना के पूरे जूनियर्स ही नहीं, पूना के सीनियर्स भी आते थे, क्योंकि जिस कोर्ट में केस चल रहा था वो केस पूना का यूएपीए एनआईए स्पेशल केस था, और उस जज साहब की एक अलग से एक पहचान थी। तो हम जिस तरह से चलाते थे, लोगों को देखने में मज़ा आता था, तो सीनियर्स भी आते थे, कोर्ट दोनों साइड से फुल हो जाता था। तो कोर्ट दोनों साइड से फुल था, किसी को आने जाने में चांस नहीं था, कोई आता जाता है तो तुरंत पता चलेगा, ऐसी सब सिचुएशन थी। ऐसे हालात में विटनेस बॉक्स में विटनेस से नीचे भी नहीं उतरा है, और उसके हाथ में के कागज़ जो है वो गायब हो जाते हैं। जब मैं पूछता हूँ कागज़ कहाँ है, बोलते अभी यही दिए, मतलब कहाँ गए, तो बोले इनके हाथ दिए। लेकिन किसका नाम बोलने को तैयार नहीं। हर वक्त सीबीआई के 5-6 बंदे कोर्ट में रहते थे, हर वक्त जो डिस्ट्रिक्ट के फैमिली के लोग हैं वो कोर्ट में रहते थे, उनके कार्यकर्ता रहते थे। लेकिन जो एविडेंस देने के लिए जो ऑन ओथ खड़ा है विटनेस, वो बता नहीं पा रहा है कि वो चिट्ठी कहाँ गई जो कोर्ट का प्रोसीडिंग होने वाली है। ये तो बहुत सीरियस था। फिर हमने कोर्ट को पूछा कि आप सीरियस नोट लीजिए इसका। फिर भी कोर्ट ने जैसे हमेशा होता था उनको कहा नहीं ठीक है, ढूंढने दीजिए। जब उन्होंने विटनेस बॉक्स के चारों बाजू में देखा, फिर भी वो ढूंढ नहीं पाए। तो मैंने पूछा बताइए किसके हाथ में दिया, बोले याद नहीं। मैंने पूछा आपने परमिशन लिया कोर्ट का, तो बोले नहीं लिया। तो आपको किसके कहने पे आपने ये दिया, पीपी साहब ने बोला आपको, तो बोले नहीं। मैंने कहा साहब ये चिट्ठी इन्होंने गायब की है, जो कोर्ट का प्रोसीडिंग अभी होने वाली है, जिसको मैं एग्जिबिट करवाने वाला हूँ, क्योंकि वो देख के उन्होंने गवाही दी है। ऐसा सब होने के बाद 10 मिनट ये ड्रामा चलता है, फिर भी वो पूरा बंच नहीं मिलता है। फिर कोर्ट उनको समय देता है, जो अक्सर दिया जाता है। स्टार्ट से शुरू से लेके एंड तक हर बार उनको हर चीज़ के लिए समय दिया गया, आरोपी को उसके तुलना में कम समय दिया गया। फिर जब विटनेस को बोला जाता है कि ठीक है आप जाके बाहर ढूंढिए कहाँ है, अरे भाई लोग कोई बाहर ही नहीं गए, चिट्ठी बाहर कैसे जाएगी। विटनेस बाहर जाता है, हम उनके पीछे जाते हैं, तो कोर्ट बोलता है आप रुकिए। नोटिंग में करते हैं कि सब लोग बाहर जा सकते हैं, डिफेंस लॉयर यही बैठेंगे। यानी हमने देखना नहीं कि कहाँ इन्होंने छिपाया है, कि किसने इनको मदद किया इतना सीरियस केस में डॉक्यूमेंट्स गायब करने के लिए। लेकिन कोर्ट कहता है कि नहीं आप रुकिए, हम रुकते हैं। 4-5 मिनट में वो लोग आते हैं, चिट्ठी मिल जाती है, फिर से शपथ लेते हैं। मैं पूछता हूँ किसके पास थी, पता नहीं। कहाँ मिली, यहीं पे बैग कहाँ थी, विटनेस बॉक्स के नीचे। आप अगर बॉक्स में खड़ा तो आपका हाथ जाता है कि बैग के पास नहीं जाता है। ऐसा सब ड्रामा उस केस में उस दिन चला। उसके बाद जब वो डॉक्यूमेंट एग्जिबिट हुआ, डॉक्यूमेंट हाथ में लेके जब मैंने उनको पूछा कि ऐसा हुआ क्या, इसमें से आपने कुछ पेजेस निकाले या इसमें ऐड किए, तो बोले नहीं हुआ। ऐसे हुआ क्या कि इसमें आपने एक बार स्टेपल निकाल के फिर से लगाया, तो बोले नहीं हुआ। लेकिन जब वो बंच हाथ में देखते हैं तो जैसे एक स्टेपल निकालने के बाद 2 होल बनते हैं और दूसरा लगाए तो दूसरी जगह लगती है, वैसा वो था। और हर पेज के एंड में उनकी आदत थी कंटिन्यू टू पेज नंबर 9, कंटिन्यू टू 10 ऐसे लिखा था। तो लास्ट पेज पे भी लिखा था कंटिन्यू टू पेज नंबर 8। तो मैंने कहा साहब देखिए इन्होंने पेजेस इसमें से गायब किए हैं। ये सब रिकॉर्ड होने के बाद भी इसमें कुछ कोर्ट का सहयोग मिला नहीं, और वो दिन ख़त्म हुआ। वो यही चाहते थे दिन ख़त्म हुआ। फिर थोड़ा बैग वगैरह पैक कर लिया, फिर
विक्रम जी ने मुझे बताया कि सिंह उनको बाद में मिले, आयो उनको मिले, और अरे भाई ये क्या चल रहा है, मैंने तो इमेजिन भी नहीं किया था। और उस वक्त विक्रम जी ने मुझे एक किस्सा बताया, जब वो पुलिस कस्टडी में थे, जब संजीव सर के गार्डन से वहाँ मैं उनकी मुलाकात लेने गया था, जो 41D के तहत, तो मैं वहाँ से निकलने के बाद विक्रम जी को वो बोले थे, ये आपको बचाएगा। तो उनको उस दिन पता चला कि क्या हम कर सकते हैं अगर हम किसी विचार को लेके काम कर रहे हैं, अगर हम प्रामाणिकता से हम काम कर रहे हैं। तो कोर्ट ने फिर बताया कि कुछ दिनों बाद उनकी ट्रांसफ़र ऑर्डर आई जज साहब की। कोर्ट ने कहा कि अभी मैं सब बोर्ड साइड में रख रहा हूँ, आपको 15 दिन कंटिन्यू आना है। हमने भी कहा हाँ बिल्कुल आएंगे। अप्रैल में शुरू हुआ है विटनेस। हम भी पूरा एक एडिशनल ऑफिस लगा के वीरेंद्र में, सुवर्णा मैडम, बाकी अपने वहाँ के सब मेंबर्स, सब सामान वगैरह लेके पूना में आ गए। बच्चों की एग्ज़ाम ख़त्म हुई थी, बच्चों को भी हम मैं लेके गया। लेकिन 10 तारीख को विटनेस हुआ, पूरा दिन चला, 11 को हुआ, 12 को हुआ, 6 दिन कंटिन्यू हुआ, फिर भी उनको पता नहीं चल रहा कि ये तो मेन मुद्दे पे आए ही नहीं, अभी कैसे ये ख़त्म होगा। फिर अचानक से दोपहर को आयो जाते हैं जज साहब के कैबिन में। हमारा नसीब अच्छा कि वहाँ पे CCTV लगा था कॉरिडोर में। तुरंत हम एप्लीकेशन लगा देते हैं कि ये जो अंडर एग्जामिनेशन जो विटनेस है जज साहब के कैबिन में क्या कर रहे हैं। PJ को एप्लीकेशन करते, प्रिंसिपल जज को, इसका हमको फुटेज दीजिए। और ऐसा सब होने के बाद उनको पता चलता है कि भाई ये मेरे से ख़त्म नहीं होने वाला है, और जज साहब बोलते कि आप तारीख ले लीजिए। तो ऐसे कई सारे चीज़ें उसमें हुई, बार बार बहुत बार झगड़ा हुआ। जो कुछ झगड़ा था सब हमारे लिए तो एकेडमिक था, लेकिन कोर्ट अलग ढंग से उसको कभी कभी लेता था। तो एक बार कोर्ट ने तो हमको कहा कि डिफेंस लॉयर अगर आप ऐसा करेंगे तो मैं ये प्रोसीडिंग रिकॉर्ड करूँगा, वीडियो रिकॉर्डिंग करूँगा। हमको तो बहुत अच्छा हो गया, क्योंकि हम तो कुछ गलत कर नहीं रहे थे। उसी दिन हमने एप्लीकेशन डाल दी कि साहब आप वीडियो रिकॉर्डिंग कीजिए, उसका खर्चा हम देते हैं। वो एप्लीकेशन उन्होंने लास्ट तक उन्होंने डिस्पोज नहीं किया, वो पेंडिंग ही रखा, क्योंकि उनको पता था कि कौन इसमें गड़बड़ कर रहा था। देखिए, कोई भी विटनेस का अगर क्रॉस चल रहा है तो हर सवाल लीडिंग होता है, उसके 2 ही आंसर होते हैं, एस और नो। अगर उसका जवाब आ गया नो, और डायस से फिर से जज पूछेगा कि भाई तेरे को समझा कि नहीं, तो उसको लगता है जज साहब ने पूछा है, कुछ गलत हुआ है, चल मैं एस बोल देता हूँ। ऐसे कई बार इस केस में हुआ है, कई बार ये हुआ है। इसीलिए हमने कहा कि आप रिकॉर्डिंग कीजिए। अगर आप में से कुछ लोगों ने अगर जजमेंट पढ़ा है, जो स्ट्रिक्चर्स उसमें पास किए हैं कि देश जस्टिफाई करने की कोशिश की है, तो बिल्कुल ऐसा नहीं है। 500 पेज का एविडेंस है, उनमें से 170 पेज में क्या लिखेंगे? वो पहले माइंड मेडअप करेंगे कि इनको सज़ा देना है या छोड़ना है, और वही पॉइंट उसमें लिखने वाले हैं। 170 पेज में क्या लिखने वाले 500 पेज में से? तो पूरा एविडेंस पढ़ने के बाद पता चलता है कि क्या क्या हुआ था। जिस विटनेसेस के बेस पे कन्विक्शन दिया है, विटनेस सिक्योरिटी स्कीम सबको पता है कि विटनेस को टेम्पर नहीं करना चाहिए, एविडेंस को टेम्पर नहीं किया, विटनेस को थ्रेटन नहीं करना चाहिए। लेकिन एक विटनेस, आई विटनेस, जिसके बेस पे सजा दी है 2 लोगों को, उस विटनेस का जब एविडेंस चलता है, जब उनको मैं पूछता हो कि भाई आपके घर पे कोई आया था इनके संस्था वाला, तो बोले आया था। कौन आया था? तो दिखा ये आए थे। तभी कोर्ट में से एक बंदा उठता है और कोर्ट के बाहर निकल जाता है। कोर्ट के परमिशन से उनको रोकते हैं। बाद में पता चलता है कि वो एक पदाधिकारी है उनकी संस्था का, अनीस का। कोर्ट में हम ये रिकॉर्ड करने को लगाते हैं। आगे मैं पूछता हूँ कि क्यों आए थे ये? बोले गवाही क्या देना है बताने के लिए। ये सब लिखा है, कोई भी चीज़ मन से नहीं है। लेकिन जज साहब लिखते हैं जजमेंट में कि आजकल विटनेस हॉस्टाइल होते हैं, इसलिए वो उनको समझाने गए होंगे। ये जरूरी नहीं है कि जो स्टेटमेंट में लिखा है वही ट्रूथ है। तो इस तरह विटनेसेस को, जिस विटनेस, जो आई विटनेस बताया गया है, उसको अगर कोच करने की, ट्यूटर करने की कोशिश की है, जो रिकॉर्ड पे आया है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है? उसी विटनेस ने, यानी जो उसके गैलरी से देखता है कि सामने मर्डर हो रहा है, उसी से 100 मीटर पे एक PSI जिसने ये FIR दिया है, पेट्रोलिंग करता है चेन स्नैचिंग का। चेन स्नैचिंग का पेट्रोलिंग होता है बाइकर्स को रोकने के लिए।
तो पेट्रोलिंग को ये आई विटनेस नहीं देखता है, ना ही वो पीएसआई आई विटनेस को देखता है, ना ही पीएसआई देखता है कि कुछ फायरिंग हुआ, ना ही पीएसआई फायरिंग की आवाज़ सुनता है। दोनों एक ही डिस्टेंस पे खड़े हैं भाई। तो ये क्या क्रेडिबिलिटी है इन विटनेसेस की? देखिए, हम सबको पता है कि अलग अलग जो कोर्ट्स के लेयर होते हैं, कई बार सुप्रीम कोर्ट कहता है कि हाई कोर्ट के जज को पता समझता नहीं है, कई बार हाई कोर्ट कहते हैं ट्रायल कोर्ट को समझता नहीं है। तो आगे भी ये सब लड़ाई जारी रहेगी। लेकिन जो कोर्ट में हुआ, कई सारे मैंने डबल मर्डर किया, 5-14 मर्डर, कितने सारे मर्डर की केसेस किए, लेकिन थोड़ा अलग अनुभव इस केस में जो आया वो ऐसा अनुभव आया। यूएपीए सैंक्शन, यूएपीए लगाया था इस केस में। यूएपीए कब लगता है? टेरर एक्ट है तो लगता है। ऐसे सिंगल मर्डर कितने होते हैं रोज? जब यूएपीए की सैंक्शन अथॉरिटी, जो रिटायर्ड चीफ सेक्रेटरी उस वक्त के, जब वो आते हैं एविडेंस के लिए, तो उनके क्रॉस में ये आता है कि भाई जब सीएम का साइन मैंने देखा तभी मैंने सैंक्शन दिया। ऑन ओथ उनको जब मैं पूछता हूँ कि ये सही है क्या कि मिनिस्टर के परमिशन के सिवा आप साइन नहीं कर सकते, तो बोले हाँ नहीं कर सकते। तो जो उन्होंने एप्लीकेशन ऑफ माइंड करना है, सब पेपर देखना है कि टेरर एंगल है, यूएपीए के लॉ में जो लिखा है, रिव्यू कमेटी से आया है या नहीं आया है, ये सब चीज़ें इसमें नहीं थी। लेकिन हमारे लोगों को, आरोपियों को यूएपीए लगाने की वजह से जो रिमांड का कालावधि है वो ज़्यादा हो गया, जो चार्जशीट फाइलिंग के लिए उनको समय मिला ये सब ज़्यादा हो गया। ऐसी सब चीज़ें इसमें थी। एक तो किस्सा ऐसे है कि एक एप्लीकेशन कुछ ये हो जाता है बहस, मैं एक एप्लीकेशन देता हूँ और बोलता हूँ साहब इस पर आप थोड़ा सुन लीजिए, इनका रिप्लाई लीजिए। नहीं आप क्रॉस कंटिन्यू कीजिए, वो एप्लीकेशन मैंने रिजेक्ट किया। मैंने कहा साहब आप अपने आप रिजेक्ट कैसे कर सकते हैं? आप पहले सीबीआई का से लीजिए, पहले पीपी का से लीजिए, मेरा बहस सुनिए, फिर आप रिजेक्ट कीजिए। आप माइंड मेडअप करके नहीं कर सकते ऐसे। आपको पहले ऑर्डर करना पड़ेगा, ऑर्डर हम पढ़ेंगे, वो चैलेंज करना है या नहीं ये सोचेंगे, सीनियर से पूछेंगे, फिर हम आगे जाएंगे। आप ये जो कर रहे हैं इसका मतलब आपको हमको सुनना नहीं है, सिर्फ आगे दौड़ना है। और ये जो मैं बोल रहा हूँ ना, यही वर्ड्स कोर्ट में बोले थे, इसीलिए कोर्ट फुल रहता था और सब लीगल था। ऐसे कई सारी चीज़ें इसमें हुई। एक आदमी अचानक से आता है कोर्ट में, बूढ़ा आदमी आता है बेचारा, कोई डिस्ट्रिक्ट प्लेस से, और कहता है कि ये केस में कौन गुनहगार है मुझे पता है, मैं नाम देता हूँ, एप्लीकेशन देता हूँ, आप उस पर इन्वेस्टिगेशन कीजिए। खरात नाम का एक आदमी, वो बोलता है मुझे पता है किसने मर्डर किया, इन लोगों ने नहीं किया है। लेकिन जजमेंट होने तक उस एप्लीकेशन पे सीबीआई ना कुछ करती है, कोर्ट सिर्फ एक ऑर्डर करता है कि सीबीआई टू टेक एक्शन। अगर आपके पास लोग बोलते हैं कि मुझे पता है किसने मारा है, तो आप उस पर एक्शन नहीं लेते। ये सब एग्जिबिटेड डॉक्यूमेंट है। ऐसी कई सारी चीज़ें उसमें हुई। जिस कोर्ट में ये केस चल रहा था, उस कोर्ट के बारे में अगर कहने को जाए, हम डे टू डे वहाँ जाते थे, प्रॉपर फाइट करते थे, लोग हमको देखते थे। बाद में कई सारे लोग आते थे। एक केस हमारे पास ऐसे आई कि कोविड के दौरान चार्ज फ्रेम किया है वीसी के ऊपर। वीसी पे नॉर्मल आदमी भी सुन देख नहीं सकता है। और किसका चार्ज फ्रेम किया? जो 100% डम एंड डीफ है, ये देखिए। और जिसका सर्टिफिकेट है 100% गूंगा बहरा हूं मैं, उसको पूछेंगे भाई आपको वो गुनाह कबूल है? और वो बोलेगा हाँ कबूल है। उसने बोला कब? उसने सुना कब? वो केस हमारे पास आया, उसमें भी हम घुस गए, थोड़ा सा उनको बता दिया भाई कैसे चलना है। ऐसे कई सारी चीज़ें थी। आगे और ऐसा काम करेंगे। इसमें इस केस का जो सक्सेस है, ये पूरे टीम का सक्सेस है। आज बाकी लोग किसी वजह से आ नहीं पाए, उन सब का प्रतिनिधि के नाते आज मैंने ये सत्कार लिया है। और मुझे आशा है कि हाई कोर्ट में भी ज़रूर ये दोनों लोग छूट ही जाएंगे। ये बोल के मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार।